नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी तुम आए तो। आज सुबह से उसका मन अजीब सा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। गर्मी भी बहुत पड़ रही है। धुआं सा आकाश गर्म राख की ढेर की तरह दिख रहा है, कई कई पत्तों में दूर तक जमा हुआ। पेड़ पौधे भी एकदम चुप, कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा, सब जैसे दम साधे पड़े हैं। वह खिड़की पर खड़ी रहती है, अनमनी सी। बहुत काम है, पूरा घर ही पड़ा है, बर्तन कपड़े रसोई, मगर वह खड़ी है। 2:30 बजे तक कबीर आ जाएगा लंच के लिए। व्यस्त हड़बड़ी में हमेशा की तरह खींचा हुआ, उसे बहुत काम है। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उसी के सर पर। वह गहरी सांस लेती है। नीचे सड़क पर लोग नदी की तरह बह रहे हैं, गाड़ियां, रिक्शे, पैदल। कितने रंग, कितने रूप, कैसी कैसी आवाजें। देखते हुए जाने का वह भी उन्हीं का एक हिस्सा हो जाती है। सालों पहले वह भी इस जन सैलाब के साथ सुबह से शाम तक इस शहर की सड़कों और गलियों में नामालूम बहा करती थी। तब जिंदगी मुश्किल थी, मगर यूं ठहरी हुई न थी। अब तो सालों से रुके हुए इस पानी से बदबू आने लगी है। कुछ सड़ रहा है उसके भीतर, बहुत चुपचाप। वह जानती है, मगर इसका क्या करे सोच नहीं पाती। उसका जी चाहता है कभी सड़क पर किसी औरत का हाथ पकड़कर पूछे वह कहाँ जा रही है, घर या घर से बाहर। इतना क्या काम होता है उसे, उसके 24 घंटे तो खत्म ही नहीं होते। वह घर के काम करती है, खाना बनाती है, कबीर के अखबार के दफ्तर से लाए हुए फाइलों के अंबार सहेजती है, प्रूफ रीडिंग आदि। फिर भी कभी कभी उसे महसूस होता है उसके भीतर एक तलहीन कुआं है, सीला बोसीदा अंधकार से भरा हुआ। जब भी वह अकेली होती है वह उसमें डूबने सी लगती है, और ऐसा अक्सर होता है। उसे बहुत डर लगता है अपने आप में होने से। वह खुद से निजात पाने के तरीके ढूंढती रहती है, मगर अंततः उसे लौटना ही पड़ता है अपने आप में। खुद से छूटना कभी कहाँ संभव हो पाता है। जीवन की ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, कम से कम उसके जीवन की। वह किचन में आकर बर्तन मांजती है, सामान दुरुस्त करती है, और फिर 2 दिनों से जमा कचरे की थैली फेंकने के लिए नीचे जाती है। ऐसा करते हुए उसे हमेशा संकोच होता है। नीचे के 2 मंजिलों में 2 पंजाबी परिवार रहते हैं। दोनों ही उनसे नहीं बोलते। देखते ही उनके घर की औरतें मुंह फेर लेती हैं। यह बहुत अपमानजनक प्रतीत होता है उसे। पहले माले के गुरमीत सिंह की 5 साल की बच्ची चिंकी कभी कभी उसके पास आ जाती थी। मक्खन की बनी गोल मटोल गुड़िया जैसी, बहुत प्यारी। अपने अकेलेपन से बेइंतहा ऊबी हुई, वह रोज दोपहर को टॉफियां लेकर उसका इंतजार करती थी। एक दिन जब चिंकी उसकी गोद में बैठकर उससे बातें कर रही थी, उसकी माँ उसका कान पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए ले गई थी। उसकी दी हुई टॉफियां भी फेंक दी थीं। तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। उस दिन उसने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया था। उस बच्ची की बेबस रुलाई ने उसे कहीं से बहुत छोटी कर दिया था। वैसे जब से वह और कबीर साथ रहने लगे हैं, उन्हें, खासकर उसे, लोगों की बदतमीजी और ताने बहुधा सहने पड़े हैं। कबीर के पहले वाले घर में जिस दिन वह अपना सामान लेकर गई थी, उसके दूसरे ही दिन उन्हें वह मकान छोड़ना पड़ा था। इसके बाद 2 महीने तक उन्हें कबीर के एक कामरेड दोस्त के घर एक झोपड़पट्टी में रहना पड़ा था। वहाँ भी आसपास के लोगों का रवैया उनके प्रति रूखा था। उन्हें लोग संशय और अवज्ञा से देखते, पीछे से कानाफूसी करते, मुंह दबाकर हंसते। बहुत मुश्किल से आखिर यह एक कमरे का घर मिला था, कबीर के एक और कामरेड का घर। उनकी शादी नहीं हुई है और फिर भी साथ रहते हैं, सुनकर सभी मकान किराए पर देने से इनकार कर देते थे। कबीर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक नई दुनिया बनाने में रात दिन मशगूल है। बहुत बड़ा काम है यह। छोटी छोटी बातों के लिए उसके पास समय नहीं। जिंदगी की छोटी तुच्छ बातों से जूझने का झमेला उसने उसके लिए रख छोड़ा है। तुम औरतें जात और औकात से पोसी बिल्ली ही होती हो। जीवन का एक ही मकसद, किसी तरह एक मर्द को घेर घार कर रिश्ते की काल कोठरी में डालना, और फिर जिंदगी भर उसका शोषण, इमोशनल अत्याचार। अपनी कीमत वसूलना तुम औरतों को खूब आता है। सो कॉल्ड प्यार, जिस्म, कोख, सबका दाम चाहिए तुम्हें। चूल्हा, हांडी, नून, तेल, इससे आगे जिंदगी को बढ़ने ही नहीं देती। मर्दों को भी इसी में घोट कर रख देती हो। उसकी बातें सुनकर वह बहुत रोई थी।
उसी दिन उसका पहला गर्भपात हुआ था। यह सुनते ही कि वह प्रेग्नेंट है, कबीर ने उसके हाथ में कुछ रुपए रख दिए थे अबॉर्शन के लिए, और साथ में एक चेतावनी और विकल्प, या तो बच्चा या वह। मुझे क्या पता था 30 साल की औरत को इतनी सी सावधानी रखनी नहीं आती। जिस्म तुम्हारा है, इसे संभालना भी तुम्हें ही है। उसने कहने की कोशिश की थी, एक बच्चा आ जाता तो मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ तुम्हारे बाद। सुनकर कबीर बिफरा था। दुनिया में और भी गम है बच्चे पैदा करने के सिवाय मैडम। समय नहीं कटता तो जाकर झोपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाओ, अनपढ़ औरतों को उनके हक और सेहत के बारे में सचेत करो। देखो समय कैसे कटता है। जब तक इस दुनिया में इतनी भूख है, गरीबी है, बच्चे पैदा करना जुर्म है। हमारे देश में भी चीन की तरह हर जोड़े को एक ही बच्चा पैदा करने का हक मिलना चाहिए। मगर यहाँ एक बार इंदिरा गांधी ने यह कोशिश की, नसबंदी करवाया तो उसकी खटिया ही खड़ी कर दी लोगों ने। इसलिए तुमसे कहता हूँ चंपा, इतना आत्मकेंद्रित मत बनो, खुद से ऊपर उठो और इस अभागी दुनिया के बारे में भी कुछ सोचो। वह क्या कहती, रोती रही थी। इतने दिनों के साथ से वह इतना तो जान ही चुकी थी कि किसी पत्थर को पिघलाना आसान है, मगर कबीर को उसके फैसले से डिगाना संभव नहीं। जाते जाते कबीर कह गया था, दोबारा मुझे इस जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। सेक्स की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार नहीं। इसके लिए तुम्हें दूसरा आसामी देखना पड़ेगा। वह कहीं से दग्ध होकर रह गई थी। आसामी, कीमत, जिंदगी की सबसे खूबसूरत नियामतों को कैसा भद्दा बेहुदा नाम दिया है कबीर ने। उसके अंदर की औरत ने तो बस अपने प्यार को एक आकार देना चाहा था, एक मुकम्मल रूप, एहसासें जिसमें ढलती, शक्ल अख्तियार करती। वह फिर से रचती कबीर को अपने भीतर, साँचे में ढालती अपने प्यार को। जाने यह कौन सी विचारधारा है जो हाड़ मांस के इंसान को रोबोट में तब्दील करके रख देती है। प्यार कुछ नहीं, आस्था कुछ नहीं, बस भूख, हथियार और प्रतिशोध। जो परिवर्तन लाना है वह लाशों पर चलकर लाना है, दुनिया को तोड़कर गढ़ना है। पुराना कुछ भी न बचे। देखना नहीं है पैरों के नीचे क्या आ रहा है। दिल, रिश्ते, भावनाएं, मनुष्यों की दुनिया नहीं, पशुओं की दुनिया जिसमें हृदय नहीं। पेट ही सबसे बड़ा सच होता है। भूख, जठराग्नि में सब कुछ होम होकर रह जाता है, उसी से संचालित होता है। एक खूबसूरत दुनिया वह भी चाहती है, मुस्कुराते खुशहाल चेहरे उसे भी भाते हैं, मगर निर्माण के लिए ध्वंस का ही रास्ता क्यों? प्रेम भी तो एक हथियार हो सकता है। कुछ नया करने के लिए हर पुराने का बहिष्कार करना क्यों जरूरी है? वह इन बातों को समझ नहीं पाती है। वह औरत है, संरक्षण उसका स्वभाव है, सृजन उसकी प्रकृति। उसे तोड़ना कुछ नहीं है, बस रचना है, सहेजना है, बचाना है। उसे लगता है कबीर के साथ उसने बाकी चीज़ों के साथ खुद को भी खो दिया है। बहुत पीछे छूट गया है उसका आप। वह बस कबीर की परछाई बनकर रह गई है। यह भी तो एक तरह की हिंसा, शोषण है। उसे पूरी तरह से निकल जाना, खत्म कर देना। दुनिया भर के शोषण के खिलाफ अपनी अखबार में आवाज़ उठाते हुए क्या कबीर को कभी एहसास होता है कि कहीं न कहीं वह भी इन्हीं शोषकों की जमात में शामिल हो गया है? विडंबना है कि चारों तरफ उजियारा बिखेरते हुए दीपक अपने तल में पनप रहे अंधियारे को भूल जाता है। वह एक बार फिर पत्रिका में छपी अपनी कविता देखती है, मेरा होना भी जरूरी है मेरे लिए। सीने से एक गहरी सांस निकल आती है। जब से यह पत्रिका हाथ में आई है वह इसी ऊहापोह में है कि इसे कबीर को दिखाए या नहीं। कबीर को उसके लेखन से नफरत है। पहले भी कहता था, स्त्री अस्मिता, दलित चिंतन, तुम्हारी इन कविताओं से एक शाम का खाना जुट सकता है, किसी की भूख मिट सकती है। हाँ, अब तक जो किलो 1.5 किलो कचरा इकट्ठा किया है उससे अखबार चूल्हा जरूर जलाया जा सकता है मोहतरमा। चांद सितारों की दुनिया से निकलकर कभी जमीन पर भी अपने हसीन पैर रखिए, फिर देखिए ये कितनी सख्त है। भरपेट खाकर जिस गोल मटोल चांद पर आप पलायनवादी साहित्यकार नरम गुदगुदी कविताएं लिखते हैं ना, एक भूखे इंसान को वह एक अधजली रोटी से ज्यादा कुछ नहीं लगता। जिसके पेट में भूख का सनातन दावानल हो उसे फूल की सुगंध से मतली आती है। एक बार जब वह 2 दिन के लिए कहीं गई हुई थी, कबीर ने उसकी सारी कविताएं रद्दी में बेच दी थी। पूछने पर उल्टा उस पर बिफरा था, ज्यादा बमकिए मत, कुल मिलाकर 40 रुपए कीमत की रचनाएं बेचकर एक अदद ठर्रे की बोतल नहीं खरीद सका। इनकलाब तो क्या खाक होता। आपको कहीं ये गुमान तो नहीं हो गया था कि आपने दास कैपिटल टाइप का कुछ कमाल लिख दिया है? उसके बाद वह 2 दिन तक बिना खाए पिए रोती रही थी, मगर कबीर ने माफी मांगनी तो दूर, मुड़कर देखा भी नहीं था।
जैसे तैसे काम निपटा कर वह बैठी ही थी कि कबीर आ धमका था, हमेशा की तरह गरम और खींचा हुआ। साथ में 2 कामरेड। चूल्हे पर दाल की पतीली चढ़ी हुई देखकर एकदम से आग बबूला। अभी तक खाना नहीं बना, करती क्या रहती हो सुबह से? उसके हाथ में पत्रिका थमाते थमाते वह झिझक गई थी। ये क्या है यह? उसने विरक्ति से भरकर कविता पर नजर दौड़ाई थी। ओह कविता, तो अब तक इसका भूत उतरा नहीं तुम्हारे सिर से? बिना पढ़े उसने पत्रिका मेज पर रख दी थी। दुनिया में और भी गम है कविताबाजी के सिवाय। मसलन, अपने आंसुओं को किसी तरह जब्त करते हुए उसने पूछा था। मसलन समय पर खाना बनाना। दिन भर खटता हूँ, घर में बैठे बैठे यह भी नहीं होता तुमसे कि वक्त पर 2 रोटी ही परोस दो। हद है आलसीपने की। पूरी दुनिया ताक पर रखकर साहित्य साधना हो रही है। कहो, अब कौन सी नई जमीन तोड़ने का इरादा है? फूल तोड़ते जिसकी कलाई लचक जाती है, वह रोज हथौड़ा उठाकर साहित्य में नई नई जमीनें तोड़ने निकल रही है। बस बहुत हो गया। उसने आंसू पोंछकर सबको खाना परोस दिया था और फिर रसोई में बैठकर गर्मी में सींचती रही थी। छोटी सी खिड़की से एक गंदला धुआंता आकाश दिख रहा है। छत की मुंडेर पर कबूतर का जोड़ा गुटरगू करता हुआ, बिजली के तारों के गुंछल में अटकी हुई एक बेरंग पतंग। धूल में लिथड़ी उसकी यह दुनिया कितनी तंग, कितनी छोटी हो गई है। इस मकान में एक ही कमरा है, एक कमरा रसोई और छोटी सी बालकनी। जब भी कबीर के दोस्त आते हैं उसे रसोई में बैठना पड़ता है, कभी कभी घंटों, सस्ती शराब के घूंट के साथ। दुनिया भर के मजलूमों की बातें करते हुए कबीर उसे भूल जाता है। बड़े बड़े दुखों के आगे उसके इन छोटे छोटे दुखों के क्या माने हैं? कुछ भी तो नहीं। कामरेड्स एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं, मिलजुल कर सब कुछ सांझे में जीते हैं। उन सब के बीच उसकी तकलीफें अकेली अनकही रह जाती हैं। कुछ कहने जाओ तो कबीर की वहीं झिड़कियाँ। बस रात दिन अपना रोना, अपने दुख। कभी खुद से बाहर भी निकलना सीखो। हमारी तुम्हारी हालत तो बहुत अच्छी है, 2 शाम का खाना मिल जाता है। दुनिया में करोड़ों ऐसे हैं जिन्हें एक जून की रोटी नसीब नहीं। अगर हर कोई तुम्हारी तरह अपना ही लेकर बैठ जाएगा तो फिर समाज के तलछट में पड़े, हाशिए में धकेल दिए गए इन बेकसों के लिए कौन लड़ेगा? कौन इनकी आवाज़ बुलंद करेगा? सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, समाज बनकर भी जीना सीखो। अब इन नून तेल जैसी बेकार की बातों में मेरा समय जाया मत करो। मुझे सिंगूर आंदोलन के समर्थन में संपादकीय लिखना है। एकदम आग लगा दूंगा। वह ग्लानि से भरकर चुप हो जाती। शायद वह सचमुच स्वार्थी है, अपनी ही परेशानियों में डूबी रहती है। खाना खाते हुए अपने कामरेड्स के साथ गर्मा गर्म बहस के बीच कबीर झल्लाकर पूछता, आज सिर्फ दाल रोटी, सब्जी क्यों नहीं बनी? आदमी खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? वह कैसे बताती कि आज बड़ी मुश्किल से ये दाल रोटी जुटी है। घर की ज़रूरतों की बात वह कबीर से कर नहीं पाती, क्योंकि बकौल कबीर ये तुच्छ बातें हैं। मगर वह जानती है इन तुच्छ बातों के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। किताबों की प्रूफ रीडिंग, हिंदी टाइपिंग, ट्यूशन, फिर भी घर बड़ी मुश्किल से चलता है। पूरी दुनिया की चिंता करना कबीर का काम है। वह सामाजिक सरोकार का आदमी है। कमाना, घर चलाना, दाल रोटी की जुगाड़ जैसे छोटे मोटे काम उसके जिम्मे, क्योंकि वह साधारण स्त्री है। उसका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, महत उद्देश्य नहीं। इतना भी नहीं करेगी तो क्या करेगी? वह पसीने में डूबी रसोई में बैठी बैठी सुनती रहती है। दुनिया को सिरे से बदल डालने की योजनाएं, नए समाज का निर्माण, एक आर पार की लड़ाई। सभी जोश में हैं। इसी जोश में कभी कोई पानी मांग रहा है, कभी कोई कुछ और। सबकी इस जिस्मानी और दिमागी ऊर्जा के लिए ईंधन जुटाती हुई वह छीजती हुई सोचना चाहती है, इस आने वाली क्रांति का जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें उसका नाम कहाँ होगा? कहीं भी तो नहीं। 2 हाथ तो उसके भी रात दिन जिंदगी से जूझते रहते हैं। पसीना तो उसे भी बहुत आता है। सारे कामरेडों ने मिलकर उसके हिस्से की रोटियां भी खा ली हैं। आखिर इतने जोश और जुनून खाली पेट तो पैदा नहीं हो सकता। वह पानी पीते हुए समझने की कोशिश करती है, मगर पेट भूख से ऐंठता रहता है। उनके जाने के बाद वह बालकनी में बैठकर पत्रिका के पन्ने पलटकर अपनी छपी हुई कविता को बार बार देखती है। कितने सालों बाद उसकी कोई रचना किसी पत्रिका में छपी है। सालों हो गए उसने लिखना छोड़ दिया था। एक तो हालात ऐसे थे, उस पर कबीर के रात दिन के ताने। तुम लोगों के लिजलिजे सौंदर्य बोध पर वाकई हैरत होती है। पीलियाग्रस्त रोगी की आग से पीले चांद पर मरे जा रहे हैं। प्रियतम के होठ, गाल, जुल्फों पर दोनों जहां कुर्बान। वाह क्या जज्बात हैं। जिस धरती पर खड़े हैं उसकी खबर नहीं,
करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर टिमटिमाते तारे को गिन गिन कर रात काट रहे हैं। इन्हें खाना नहीं, यार का दीदार चाहिए। पानी नहीं, लबों का सुर्ख प्याला चाहिए। मेरा वश चले तो इन बेतुकी बातों से कागज काला करने वालों को गोली से उड़ा दूं। दे आर द रियल पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी। मजदूरों की मेहनत पर जीकर चांद तारों की दुनिया में सर डाले शुतुरमुर्ग की तरह बेफिक्र बैठे रहते हैं। इनके सर भी एक दिन गिलोटीन में जाएंगे, देखना। रात दिन बैठ बैठ कर आवाम के लिए साहित्य के नाम पर भांग घोटते रहते हैं। ये जातिवाद पूंजीवाद के एजेंट। वह कमजोर सा प्रतिवाद करना चाहती तो तुम ही सौंदर्य की परिभाषा बतला देते। कबीर उसकी बात लपक लेता। हाँ क्यों नहीं मैडम, सौंदर्य फूल चांद में नहीं, मजदूरों की मेहनत में है। श्रम के सौंदर्य को पहचानो। पसीने की गंध, हल चलाते किसान की बाहों की मछलियाँ, उसकी मेहनत से कठोर हुई मांसपेशियाँ, धूप ताप से जली दें, धूल मिट्टी और पसीने से लिथड़ी मजदूर औरतों का रूप देखा है कभी ध्यान से? तुम लोगों की मधुबाला ऐश्वर्या से 1000 गुना ज्यादा सुंदर और मादक, एक अलग ही तरह की उत्तेजना और नशे से भर देती है। वर्ग संघर्ष से जो आग पैदा होती है, स्फूलिंग उड़ती है, रक्त की नदियां बहती हैं और अंततः एक समानता, न्याय और सार्वभौमिक कल्याण की मुकम्मल छवि बनती है। उसे शब्द दो, वाड़ी दो। सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। उसके सामने कागज कलम लेकर बैठने से भी वह कतराने लगी थी। कौन हर बात पर इतनी ताने और भाषण सुने? शुरू शुरू में उसे कुछ लिखते देख वह व्यंग से मुस्कुराता। क्यों, आज कौन सी क्रांति करने जा रही हो? अच्छा है इन बुद्धिजीवियों का, बाहर पूरी दुनिया में आग लग जाए, ये दरवाज़ा बंद करके विद्रोह के गीत लिखेंगे, हवाई घोड़े पर बैठकर काठ की तलवार भाजेंगे। मगर दरवाज़ा खोलकर एक बार बाहर निकलने, बोलो, इनकी नानी मर जाएगी। हाँ, टीवी डिबेट आदि में मुंह भर भर कर बहस करना या मोमबत्ती लेकर जुलूस निकालना इन्हें खूब आता है। कायर परजीवी, बिना रीढ़ के रेंगने वाले केचुए, इनकी सारी बगावत कागज पर। भैंस की तरह खा पी कर सारा दिन जुगाली, बौद्धिक चरवण, इन सबको चाबुक मार मार कर खेतों कारखानाओं में ले जाना चाहिए, जैसे कंबोडिया के जन विद्रोह में हुआ था। चांद पर फूलों की फसल उगा रहे हो, चलो यहाँ अनाज उगा कर दिखाओ। खुशहाल दुनिया का सपना मत दिखलाओ, कुछ हकीकत में करो। 1 जून की रोटी पैदा करो जमीन की सूखी छाती से। फिर देखो आपकी औकात, विश्व प्रेम, मानवतावाद। कबीर के जाने के बाद वह फर्श पर चटाई बिछाकर पड़ी रहती है, उन्नीदी सी। ऊपर छत पर बिजली का पंखा लंगड़ा लंगड़ा कर घूम रहा है, मरियल चाल से, घूमने से ज्यादा शोर कर रहा है। दोपहर के वक्त ऊपरी मंजिल का यह कमरा भट्टी में तब्दील हो जाता है। बालकनी के खुले हुए दरवाजे से गर्म सूखी हवा के झोंके आ रहे हैं। धूल से भरा आसमान पीला दिख रहा है। बहुत ऊपर चक्कर काटती हुई चील की टिहकारी रह रहकर सुनाई पड़ रही है। वह अपने आसपास को महसूसती है और तंद्रालस पड़ी रहती है। उसे हर समय ऐसा क्यों लगता है कि वह रोना चाहती है। बहुत कोशिश करके उसे हर काम करना पड़ता है, मन नहीं लगता। दौड़ते भागते अचानक थक जाती है, यहाँ वहाँ ढह पड़ती है, मुंह दबाकर रोने लगती है। सुबह उठकर सोचती है, ओह एक और दिन। चूल्हा, धुआं, बर्तनों के अंबार के पीछे छितिर छिप जाता है। कितने दिन हो गए डूबता सूरज नहीं देखा, चांद का निकलना नहीं देखा। उसे अपने मामा के घर के आंगन में खड़ा बड़े नींबू का चतनार पेड़ याद आता है। बारिश के दिनों में हल्के पीले फूलों से भर जाता था उनकी तेज मादक सुगंध। गहरी बैंजनी संध्या में खिड़की पर अनवरत झड़ता आकाश और उस गंध से बोझिल भीगी हवा याद करके वह आज भी सराबोर हो उठती है। इस तंग छोटे कोठरी में उसे नींबू का वह पेड़, अप्रैल की उल्टी पलटी बहती हवा, बसंती शामें कुछ अधिक ही याद आती हैं। जब वहां थी तब कभी ऐसा नहीं लगा था कि जिंदगी के ये दिन खूबसूरत हैं। तब भी तो वह किसी अच्छे दिन के इंतजार में इसी तरह खिड़की पर खड़ी रहती थी। बचपन में माँ बाप गुजर गए, मामा ने ही पाला था, मगर मामी के दुर्व्यवहार से उसका जीवन त्रस्त था। निसंतान मामी के हृदय में जाने क्यों विधाता ममता देना भी भूल गए थे। उनकी कोख की तरह ही उनका मन भी खाली रह गया था। वह रात दिन उनकी आंखों में खटकती रहती थी। मामा उसे अपनी आड़ में लिए रहते थे, मगर हर समय बचाना उनके लिए संभव नहीं था। हर समय घर के काम करते हुए उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय निकालना कठिन होता था। मामी की डांट फटकार और घर भर के काम के बाद वह आंगन के किसी कोने में बैठकर तब भी किसी अच्छे दिन के सपने देखा करती थी।
मगर तब के और अब के हालात में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि तब सारी मुसीबतों के बीच भी एक उम्मीद थी। उम्मीद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाने की, हालात बदलने की। मगर अब वह उम्मीद भी नहीं बची है। अब लगता है कुछ होना नहीं है, कुछ बदलेगा नहीं, जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाएगी, सोचकर उसे घबराहट होती है। दोपहर के धुआंते आकाश में रंग के रेशे घुल रहे हैं। पश्चिमी सूरज दूर बेडौल इमारतों के पीछे उतर रहा है। गर्मी से परेशान होकर वह बाहर बालकनी में निकल आई है। बाल पसीने से भीगकर कनपटियों पर चिपक गए हैं। ब्लाउज भी पीठ की तरफ से पूरी तरह भीगा हुआ है। सुराही में भी अब पानी ठंडा नहीं हो रहा। पानी पीकर लगता है प्यास और बढ़ गई है। वह अपनी मुसी साड़ी में बालकनी में खड़ी सड़क की दूसरी ओर पार्क में खेलते बच्चों को देखती रहती है। बच्चों के दौड़ने से चारों ओर धूल उड़ रही है। पार्क की दीवार से लगकर गोलगप्पे, चेनिया बादाम, हवाई मिठाई, मलाई बर्फ, फिरके बलून आदि बेचने वालों की भीड़ लगी है। पार्क के दूसरी तरफ पानी की बड़ी टंकी के पास बहुत से लोग गोल होकर भालू का नाच देख रहे हैं। भालू वाला डमरू बजाते हुए गा रहा है, राजा डिस्को जाएगा, राजा डांस करेगा। और बेचारा राजा अपने गंदे बड़े बड़े बालों में गर्मी से त्रस्त पीछे के दो पंजों पर खड़ा होकर घुर्र घुर्राते हुए हाफ हाफ कर थप थप नाच रहा है। नाच की गति धीमी होते ही नाक की नकेल खींची जाती है और वह तिलमिलाकर तेजी से उछलने लगता है। चारों तरफ धूल धुआं, खुली हुई नालियां, शोर भैंस का तबेला। शाम घिरते ही माथे पर फनल की तरह मच्छरों का जत्था मंडराने लगता है। उनकी तेज भनभनाहट को सुनते हुए उसके भीतर कुछ घुलता रहता है। यहाँ बदबू है, घुटन है, गंदगी है। दूर गली के सिरे पर एक टुकड़ा मटमैला आकाश फटी हुई पतंग की तरह अटका हुआ है। जरा सी खुली जगह हवा और आकाश के लिए उसका मन अकुलाता रहता है। रसोई की धुआंई दीवार पर लगे कैलेंडर के चित्र को वह बार बार देखती है। शायद कश्मीर का है। हरी भरी वादियां, नीली झील और बर्फ से ढके पर्वत की सफ़ेद चोटियां। वह आंख बंद कर गहरी सांस लेते हुए वहां की हवा को महसूस करने की कोशिश करती है। बहुत बार जब तेज गर्मी में यह छोटा मकान किसी तंदूर की तरह तपने लगता है, उसका जी चाहता है दरवाज़ा खोलकर वह कहीं भाग जाए, कहीं भी, जहां इतनी घुटन, इतनी गर्मी, इतनी गंदगी न हो। भोर रात से यहाँ शोर शुरू हो जाता है। पास की मस्जिद से आती अजान की आवाज़, गुरुद्वारे में बजता हुआ लाउड स्पीकर, किसी न किसी त्योहार में मंदिरों में बजते फिल्मी गाने, देर रात तक तबेलों में ग्वालों का कीर्तन, फिर सरकारी नलों पर पानी के लिए औरतों के झगड़े, बर्तनों की उठा-पटक, बच्चों का रोना, फेरी वालों की आवाज़। वह कान पर तकिया दबाकर पड़ी रहती है। भोर रात से ही नींद टूट जाती है, फिर कोशिश करके भी नहीं आती। जीवन एक ऐसे मोड़ पर आकर एक दिन ठहर जाएगा, उसने सोचा नहीं था। मास कम्युनिकेशन में एमए करने के तुरंत बाद उसे एक अच्छी अखबार में नौकरी मिल गई थी। कबीर से मुलाकात भी उससे एक इंटरव्यू के दौरान ही हुई थी। उसे याद है, कबीर एक कारखाने के बाहर कई दिनों से अनशन पर बैठा था। अपनी अखबार की तरफ से वह उसका इंटरव्यू लेने पहुंची थी। मीता दी पत्रकारिता के क्षेत्र में उसकी पहली टीचर, जिसे वह गुरु मैया कहकर पुकारती थी, ने उसे वह पहला मौका दिया था। मीता एक खुर्राट पत्रकार थी, व्यक्तित्व भी वैसा ही जबरदस्त। माँ बहन की गाली दिए बिना बात नहीं करती, मुंह फाड़कर अट्टाहास करती, बीड़ी के सुट्टे लगाकर मर्दों के बीच ठर्रा रम, कच्ची नारंगी, फेनी, जो मिलता पानी की तरह पीती, और फिर अपनी बुलेट, जिसे वह प्यार से डार्क ब्यूटी कहकर बुलाती थी, पर बैठकर रात के 2-2 बजे अपने घर जाती थी। वह मीता दी के दबंग व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। बचपन से मामी के कठोर अनुशासन और अत्याचार के साए में जीकर वह बेहद दब्बू किस्म की हो गई थी। हीन भावना की शिकार, ऊपर से गहरी सांवली, साधारण रूप रंग की। मामी बात बात पर ताने देती थी, तुझे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, तेरी कभी शादी नहीं होगी। ये बातें उसके भीतर घर कर गई थीं। मीता दी ने उसे अपनापन दिया तो वह उसकी मुरीद हो गई। हर बात में उनकी नकल उतारने की कोशिश करती। उनकी तरह फेडेड जीन्स, खादी का कुर्ता, बंडी, आंखों में ढेर सा काजल, गाली देकर बात करना उन्हीं दिनों शुरू किया था। साथ में सिगरेट पीना भी। बकौल मीता दी इसे बिंदास होना कहते हैं। कबीर का साक्षात्कार वह बहुत उत्साह से लेने गई थी, मगर इंटरव्यू शुरू होते ही कबीर ने किसी बात पर उसे बुरी तरह डांट दिया था।
सबके सामने वह पानी पानी हो गई थी। उस दिन घर आकर वह बहुत रोई थी, कसम भी खाई थी फिर कभी काम पर ना लौटने की। मगर इसके दूसरे ही दिन कबीर को देखने सदर अस्पताल दौड़ गई थी। कबीर पर मैनेजमेंट के गुंडों ने हमला कर दिया था और वह बुरी तरह जख्मी होकर अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। वहाँ कागज कलम बैग में डालकर कबीर के लिए मौसम्मी का रस निचोड़ते हुए उसे खुद भी बहुत हैरत हुई थी। इसके बाद वह दिनों तक अस्पताल के जनरल वार्ड में लोगों की भीड़ और घुटन भरे माहौल में कबीर की सेवा टहल में लगी रही थी। कबीर एक बेहद बदमिजाज इंसान था। बात बात पर उसे सबके सामने झिड़क देता, अपमानित कर देता। मगर इन सब के बावजूद उसे न जाने उससे कैसा लगाव हो गया था। उसकी हिम्मत, जोश भरी बातें, अन्याय से लड़ने का माद्दा, उसे वह निडर, नैतिक और बहादुर प्रतीत होता, ठीक जैसे फिल्मों के नायक। उसकी बातें, बहसें वह मुग्ध होकर सुनती। उसे लगता एक दिन वह कोई बड़ा आदमी बनेगा। सोचकर उसके प्रति वह सम्मान और प्रेम के भाव से भर जाती। डांट फटकार के साथ अपनी सेवा का अधिकार देकर कबीर ने जैसे उसे धन्य कर दिया था। उसे सूप पिलाते हुए या अस्पताल के कॉरिडोर में सहारा देकर टहलाते हुए वह स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण महसूस करती। डांट डपट के बीच कबीर भी उस पर हर बात के लिए निर्भर करने लगा था। उसके आते ही कबीर के दोस्त एक दूसरे को इशारा करके मुस्कुराने लगते। लो बॉस, तुम्हारी मीरा आ गई। क्यों, आज अपने देवता के लिए चढ़ावे में क्या लाई हो मीरा देवी? ओह, मूंग का हलवा, साबुदाने की खिचड़ी। वह सबके बीच लाल पड़ जाती और कबीर अवज्ञा से मुस्कुराता रहता। इन ग्रंथि से ग्रसित उसे भी लगने लगा था कबीर की डांट फटकार में ही उसके लिए प्यार छिपा हुआ है। और जिस दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होते हुए कबीर ने अपने कामरेड्स के सामने यह ऐलान किया था कि वह भी उसके साथ उसके घर में शिफ्ट होने वाली है, वह दंग रह गई थी। तो कबीर जैसी हस्ती ने उसे स्वीकार ही लिया। कामरेडों ने चिल्लाकर बधाई दी थी। शादी कब? कबीर ने सबको घुड़क कर शांत कर दिया था। हम शादी जैसे बकवासों में यकीन नहीं रखते। मोस्ट नॉन प्रोडक्टिव कंजम्पशन। सुनकर वह सन्न रह गई थी, मगर कबीर के आगे मुंह नहीं खोल पाई थी। कुछ निहायत औरतनुमा सपनों को वह उसी दिन मन के किसी अज्ञात घाट में सिरा आई थी। कबीर जिसे महान लोगों से जुड़ने के लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ेगी। मगर उसका इरादा सुनकर उनके मामा जी को दिल का दौरा पड़ गया था। मामी ने खैर राहत की सांस ली थी। अब वह अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकार सौंप पाएंगी, वरना तो उन्हें सालों से यही डर लगा हुआ था कि चंपा सब हथिया लेगी। दूसरी तरफ वह तो बस प्यार, अपनेपन की कुछ बूंदों के लिए कस्तूरी मृग की तरह भागती फिर रही थी। कबीर के साथ रहते हुए उसके जीवन के ये कई वर्ष एक स्वप्न भंग की सी अवस्था में बीते हैं। कबीर की डांट फटकार और उपेक्षा में अपने लिए प्यार ढूंढते ढूंढते वह अंततः थक गई थी। कबीर के लिए दुनिया के बस दो ही बड़े सत्य हैं, एक पेट की भूख और दूसरा जिस्म की भूख। बकौल उसके इसी से पूरी सृष्टि संचालित होती है, बाकी चीजें बकवास है। इस ईंट पत्थर की दुनिया में अपनी हाड़ मांस की देह से जियो, भोगो और भूल जाओ, जस्ट यूज एंड थ्रो। प्रेम, आस्था, जन्म जन्म का रिश्ता, माई फुट। रिश्ते स्वर्ग में नहीं बनते, बिस्तर पर बनते हैं और वही जिस्म के साथ खत्म भी हो जाते हैं। शरीर जब जलता गलता सड़ता है, तुम लोगों के दिव्य प्रेम में भी कीड़े पड़ जाते हैं। जो प्रेम स्खलित होगा वही फलित होगा। हवाई प्रेम की नियति हवाई मिठाई जैसी, दो पल में फुस। सुन समझ कर वह काट हो गई थी। क्रांति का अर्थ संपूर्ण ध्वंस होता है, वह नहीं जानती थी। सबसे पहला झटका उसे पहले ही दिन लगा था जब कबीर ने अपने मकान में उसके कृष्ण को आने नहीं दिया था। मेरे घर में तुम्हारे भगवान नहीं आ सकते चंपा। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई इन्हीं से है, धर्म और कुछ नहीं। भांग की, ओपियम की गोली है। इनके बहकावे में जाहिल गंवार आएंगे, हम जैसे लोग नहीं। उस रात वह बहुत रोई थी। कृष्ण की वह मूर्ति बचपन से उसके साथ थी, उसकी माँ की निशानी। उनके वैष्णव परिवार के इष्ट देवता कृष्ण ही थे। बचपन से अनाथ वह अपनी काली अंधेरी रातें अपने इसी कृष्ण को सराहने रखकर काटती आई थी। वह कबीर की तरह बुद्धिजीवी नहीं है, मगर डेमोक्रेटिक जरूर है। एग्री टू डिसएग्री। सह अस्तित्व में यकीन रखती है, सहिष्णु है। जिन पर यकीन नहीं रखती उन्हें भी स्पेस देने को तैयार रहती है। कबीर तो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। जो उससे इत्तेफाक नहीं रखता वह उसके लिए मूर्ख है, शत्रु है, चिरकुट है। कबीर ने उससे शादी नहीं की है,
इसलिए उसकी कोई जिम्मेदारी भी उस पर नहीं। मगर न जाने क्यों उस पर कबीर की सारी जिम्मेदारियां हैं। एक परंपरागत पुरुष की भूमिका में वह स्वयं को नहीं देखता, मगर उससे एक स्त्री के कर्तव्य की अपेक्षा जरूर करता है। बात बात पर उसे काम में सुघड़ ना होने के ताने देता है, झिड़कता है। उसे खुद अंडा तक उबालना नहीं आता। हर समय अपनी माँ के साथ उसके काम की तुलना करता है। वह कभी किसी बात पर टोकने जाती है तो झट कहता है, ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। यही सब चाहिए होता तो किसी को 9 गजी साड़ी में ब्याह कर लाता। वह सुनकर सोचती रह जाती है। वह रिश्ते की हर बंदिश में जीकर भी कबीर की कोई नहीं लगती। ठगी गई है वह। संबंध नहीं, उसके अधिकार नहीं, बस उसकी जिम्मेदारियां, बोझ। श्रमिकों की बातें करते हुए घरेलू स्त्रियों के संबंध में कबीर प्रायः अनपेड लेबरर शब्द का इस्तेमाल करता है। वह सोचती है वह किस श्रेणी में आती है। सब कुछ करके भी उसका कहीं किसी पर अधिकार नहीं। वह अनपेड लेबरर की गिनती में भी नहीं है। कबीर के उच्च श्रृंखल स्वभाव ने उसे अंदर से असुरक्षित कर दिया है। उसे लगता है उसने लहरों पर अपना घर बांध लिया है, जो किसी भी क्षण ढह सकता है। कबीर के साथ का यह गैर पारंपरिक बोहेमियन जीवन उसे न घर का न घाट का रहने दिया है। मामा मामी अब उसका चेहरा नहीं देखते। दुनिया की नजरें भी बदल गई हैं। कबीर या उसके 2-4 अलग नजरिए वाले दोस्तों तक यह दुनिया सीमित नहीं है। यह बहुत बड़ी है। जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं, आधार नहीं, उसकी कोई गारंटी भी नहीं, उसका दिल डूबता रहता है सोच सोच कर। कबीर कहता है उसे संबंध के नाम पर कोई पिंजरा पसंद नहीं। वह तभी तक रुका रह सकता है जब तक जाने का विकल्प खुला है। बढ़ती उम्र के साथ उसके अंदर डर घोंसला डाल रहा है। लग रहा है मुट्ठी से सब कुछ रेत की तरह झरता जा रहा है। एक मकान की 4 दीवारी के भीतर वह अपना घर ढूंढती रहती है, आश्वासन और प्रतिश्रुति ढूंढती रहती है। एक अकेला प्रेम उसके सारे संशय और भय का निराकरण कर सकता था, मगर कबीर की आंखों में उसका नितांत अभाव उसे कहीं से बहुत असुरक्षित कर गया था। प्रेम भी नहीं, समाज की स्वीकृति भी नहीं। वह किस जमीन पर खड़ी हो, अपने पांव के नीचे का दलदल उसे हर पल खींचता रहता है। वह सतह पर बने रहने के लिए किसी सहारे की तलाश में अपने हाथ पसारती रहती है, मगर उनमें शून्य के सिवाय कुछ नहीं आता। 9 महीने पहले एक पुरानी डायरी में उसे एक कविता मिल गई थी, जो न जाने कबीर की नज़र से कैसे बच गई थी। बिना सोचे समझे उसने उसे एक साहित्यिक पत्रिका में भेज दी थी, और उसे उस समय सुखद आश्चर्य हुआ था जब उस पत्रिका की तरफ से स्वीकृति सूचना मिली थी। फिर अर्पित पत्रिका के सब एडिटर से बात हुई थी। एक दिन वह उनकी पत्रिका के दफ्तर में भी हो आई थी। कितनी तारीफ की थी अर्पित ने उसकी कविताओं की। उसे लगता था कि वह अपनी काबिलियत को जाया कर रही है। उसे नियमित लिखना चाहिए। इतने दिनों तक ना लिखना बहुत बड़ी गलती है उसकी। अर्पित की बातों ने उसे एक नए उत्साह से भर दिया था। बहुत अरसे बाद वह फिर कागज कलम लेकर बैठने लगी थी। वह लिखेगी घिरते बादलों पर, सुबह की धूप और दिल की धड़कनों पर कविता। ये भी जरूरी है। वह हाड़ मांस की इंसान है, कोई रोबोट नहीं। उस दिन शाम घिरते घिरते अर्पित का फोन आया था। उसने उसे जो नई कविताएं दी थीं वह उस पर बात करना चाहता था। कपड़े बदलकर वह बाहर निकल आई थी। कबीर रात के 12 बजे से पहले नहीं लौटेगा। अपने मोहल्ले की संकरी गलियों को पार कर वह मुख्य सड़क पर आई थी। इसी रोड पर थोड़ा आगे चलकर एक छोटे से रेस्तरां में अर्पित उसका इंतजार कर रहा था। दोनों अक्सर यहीं मिलते थे। यहाँ से अर्पित का दफ्तर भी करीब था। अर्पित का बहुत शालीनता से बोलना, हर बात को बहुत ही शांति और धैर्य के साथ समझाना, उसे उसकी कविताएं अच्छी लगती हैं। वह चाहता है वह जरूर लिखे। अर्पित के साथ उसे अपने होने का एहसास होता है। लगता है वह रीत नहीं गई है पूरी तरह से। कोई जीवित पराग अब भी उसके भीतर रह गया है, किसी सही मौसम के इंतजार में। एक दिन उसने बताया था अपने बारे में। उसकी पत्नी का देहांत हो गया है 2 साल पहले। एक 5 साल की बेटी है जो अपने ननिहाल में पल रही है। अपनी दिवंगत पत्नी की बात करते हुए वह आज भी संजीदा हो जाता है। उसे अर्पित की संवेदनशीलता अच्छी लगती है। उसका दिल खोलकर हंसना और बात बात में आंखों का नम हो जाना। अरसे बाद उसे लगा है बिना डरे या सतर्क हुए भी किसी के साथ हुआ जा सकता है। अर्पित के साथ वह अपने में होती है, निश्चिंत होती है। छोटी छोटी बातों में भी जीवन का सुख है। यह भी अर्पित ने ही उसे एक बार फिर से याद दिलाया था। हम हमेशा युद्ध में नहीं हैं,
छोटी चीज़ों से भी बदलाव का आगाज़ हो सकता है। बड़ी बातें तो मैं नहीं समझता। हाँ, पहला काम मैंने ये किया कि अपना सरनेम छोड़ दिया। दूसरा, अपनी पत्नी को कहीं से भी बदलने की कोशिश नहीं की। यह अभी मेरे लेखे हिंसा ही है। किसी को वह ना रहने देना जो वह है। एक बात बताऊं कि मेरी बीवी जब एमए की पढ़ाई कर रही थी, तब 1 साल मैंने रसोई का काम संभाला। किचन में उसका हाथ बटाना, बेटी को रातों में जाग कर देखना, ऐसी ही छोटी मोटी बातें बचपन में बाबूजी को अक्सर कहते सुनता था। चैरिटी बिगिंस एट होम। वह बात मुझे सही लगती है। अर्पित झेपता हुआ सा कहता, सबसे पहले मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। यह सबसे मुश्किल काम है। वह उसे चुपचाप सुनती है। अर्पित को सुनना उसे अच्छा लगता है। जब भी उससे मिलकर लौटती है, खुद को हल्का महसूस करती है, खुश भी। रात 3 बजे कबीर लौटता है। आज भी कामरेड लतिका के घर मीटिंग थी। लतिका इनकी मंडली की एक नई सदस्य है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी से राजनीति शास्त्र में एमए, पीएचडी छात्र नेता। बंगाली, इसलिए जन्मजात बुद्धिजीवी। रूप भी वैसा ही। बाह कटा ब्लाउज, तांत की साड़ी, खुले बिखरे अधपके बाल, कपाल पर बड़ा लाल टीका, एकदम कपाल कुंडला सा रूप। जैसे धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलती है, वैसे ही धड़ल्ले से सिगरेट फूंकती है। मार्क्स, स्टालिन, लेनिन को घोंट कर पी रखा है। वह भी अपना घर फूंक कर दुनिया गढ़ने निकली है। कबीर उस पर मुग्ध है, बात बात पर उसका नाम लेता है। उनकी पार्टी की सारी मीटिंग्स अब लतिका के घर पर ही होती है। लतिका बहस के साथ सरसों हिलसा भी बहुत अच्छा पकाती है। उसके रविंद्र संगीत और आवित्रिका तो क्या कहना। जब नजरूल की अग्निवीणा अपनी ओज भरी आवाज में पाठ करती है, सचमुच शिराओं में आग लग जाती है। देर रात तक लतिका के घर मीटिंग, खाना गाना, काव्य पाठ आदि करके जब कबीर घर लौटता है, थक कर चूर होता है। उससे बात भी की नहीं जाती, बस बिस्तर पर गिरकर सो जाता है। वह बगल में लेटकर करीब की देह से आती परफ्यूम की सुगंध को महसूस करते हुए चुपचाप रोती रहती है। कबीर कभी किसी तरह का परफ्यूम या बॉडी लोशन इस्तेमाल नहीं करता था। चलो अब उसे पसीने की महक ही नहीं, फूलों की खुशबू भी अच्छी लगने लगी है। रोज वह चुप रह जाती है, मगर आज उसे रहा नहीं जाता। कबीर के कुर्ते से उठती खुशबू, गिरेबान पर लिपस्टिक के दाग, मुंह में पान। उसने उसका कुर्ता पकड़कर फाड़ दिया था। मीटिंग से आ रहे हो या किसी कोठे से? सुनकर कबीर ने उसे फर्श पर धकेल कर गिरा दिया था। अपनी औकात में रहो, जहां से भी आऊं तुम कौन होती हो पूछने वाली? बीवी बनती हो। गिरने से उसे बहुत चोट आई थी। दाईं कोहनी छिल गई थी और माथे पर गोमड़ निकल आया था। उसकी तरफ देखे बिना कबीर निकल कर चला गया था। वह जमीन पर पड़ी पड़ी सिसकती रही थी। दूसरे दिन भी कबीर शाम तक घर नहीं लौटा था। उसका फोन भी नहीं लिया था। कबीर के एक मित्र ने उसे बताया था, कबीर कामरेड लतिका के साथ बस्तर चला गया है। वहां पुलिस के द्वारा आदिवासियों के एक गांव उजाड़ देने के विरोध में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला जाना है। इसके बाद वह अर्पित के घर चली गई थी। अर्पित उसकी हालत देखकर चौंका था। अब तक वह उसके और कबीर के संबंध में बहुत कुछ जानने समझने लगा था, मगर अपनी तरफ से उसने बढ़कर कुछ नहीं पूछा था। बस उसकी कोहनी को साफ करके दवाई लगाकर पट्टी कर दी थी। वह चुपचाप देर तक उसके ड्राइंग रूम के सोफे पर सोई रही थी। दूसरे कमरे में सीढ़ी पर धीमी आवाज में जगजीत सिंह की गजलें बजती रही थीं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। रसोई से आती बर्तनों की ठुनक, पकते खाने की महक, आंगन में खिले मोंगरे की रह रह कर लपटों में आती सुगंध। अर्पित शायद फोन पर अपनी बेटी से बात कर रहा था। उसका उससे हंस हंस कर तुतलाकर बोलना, छोटी छोटी बातें, उसने होमवर्क किया या नहीं, दूध पिया या नहीं, अगले रविवार उसे घुमाने ले जाने का प्रोग्राम। वह पड़ी पड़ी तंद्रालस सुनती रही थी। कितने दिनों बाद उसे लगा था वह किसी मकान में नहीं, घर में है। देर शाम वह उठकर अंदर के बरामदे में बैठी थी। अर्पित चाय बनाकर ले आया था, अदरक तुलसी वाली। चुपचाप चाय पीते हुए उसने देखा था आंगन के तुलसी चौरे पर जलते हुए दिए को, ऊपर हर सिंगार का छोटा सा घना पेड़। उसे तुलसी की तरफ देखते हुए अर्पित ने न जाने कैसी आवाज में कहा था, मंजरी रोज तुलसी पर दिया जलाती थी। उसके बाद उसका यह काम मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मंजरी की किताबें, मंजरी की प्रिय चीजें, उसके भगवान, उसकी अमानत समझकर संभालता हूँ। उसकी भावनाओं, आस्था का मैं सम्मान करता हूँ। वैसे मैं खुद एक तरह से नास्तिक हूँ, कह सकते हैं। अर्पित की बातें सुनते हुए न जाने क्यों उसकी आंखें भर आई थीं। उसके मनोभावों से अनजान अर्पित
एक मोगरे की वेड़ी रसोई से उठा लाया था। बहुत मोगरा खिला है तो उस वेड़ी को लेकर वह अर्पित की ओर नजर उठाकर देख नहीं पाई थी, क्योंकि आंसुओं से उसकी आंखें भरी हुई थी। अर्पित ने न जाने कैसी इच्छा भरी आवाज में उससे कहा था, अंदर मंजरी के ड्रेसिंग टेबल में देखकर यह अपने बालों में लगा लो। बिना कुछ कहे वह अर्पित के पीछे पीछे कमरे में चली आई थी। मंजरी का ड्रेसिंग टेबल, उस पर सजी चीजें वह देखती रह गई थी। सिंदूर की डिब्बी, ट्रेसिल, थोक में झूलती रंग बिरंगी चूड़ियां और शीशे पर चिपकी अनगिनत बिंदियां। अनायास उसके अंदर का कोई अनदेखा कोना कांच की तरह टिटक उठा था। उसके स्वप्न में अक्सर ये चीजें आकर उसे परेशान किया करती थी। अर्पित उसके पीछे खड़ा बोल रहा था, मंजरी के सारे सामान मैंने सहेज संभाल रखे हैं। उसके बाद घर नहीं रहा, मगर उसका सपना जरूर बचाए रखना चाहता हूँ। रोज सोचता हूँ अपनी बेटी को उसकी माँ दे सकूं, उसे अपने घर वापस ला सकूं। अनाथ की तरह दूसरों के घर पल रही है। चंपा ने मुड़कर उसकी आंखों में सीधे देखा था। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो अर्पित? उसका सवाल सुनकर अर्पित एक पल के लिए खामोश रह गया था। फिर धीरे से मगर ठहरी आवाज में पूछा था, मुझसे शादी करोगी चंपा? इससे पहले कि चंपा कोई जवाब देती, उसका मोबाइल बज उठा था। फोन के दूसरी तरफ कबीर था, बेहद गुस्से में। जल्दी घर पहुंचो, कामरेड गोपाल घर के बाहर घंटा भर से खड़ा है। उसे मैंने कुछ पेपर्स लेने वहां भेजा था, मगर तुम्हारा कोई पता ही नहीं। इतनी रात गए कहाँ हो तुम? कबीर की गुस्सैल आवाज और बोलने का बेहुदा लहजा सुनकर अचानक उसके अंदर एक विस्फोट सा हुआ था, मगर अपनी आवाज को यथासंभव स्थिर रखते हुए उसने स्वाभाविक ढंग से कहा था, नहीं आ सकती, और कहाँ हूं यह तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं समझती। उसका जवाब सुनकर कबीर दहाड़ उठा था। क्या क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? हाँ बिल्कुल हूं, और तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा मेरा पति बनने की कोशिश मत करना। कहकर उसने कबीर की कोई और बात सुने बिना ही फोन बंद कर दिया था, और फिर बड़े इत्मीनान से आईने से चिपकी हुई एक लाल बिंदी उठाकर अपने माथे पर लगाकर शीशे में अर्पित को देखा था। आंखों ही आंखों में मुस्कुराते हुए अर्पित भी उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर अनायास मुस्कुरा पड़ा था। अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी तुम आए तो।